हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए आज 11वीं की फिजिक्स में बात करते हैं कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर का सेकंड पार्ट, उसको अपन कहेंगे एनर्जी। जैसे फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा वर्क और अब उसके सेकंड पार्ट एनर्जी पर बात करते हैं। बच्चों, सीधे अपन एनर्जी की बात करें तो एनर्जी वास्तव में कार्य की माप के रूप में हम पढ़ते हैं। मतलब जब भी हम किसी वस्तु के अवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो उसको अगर हम इस तरह से कहें कि जब भी हम किसी बॉडी पर वर्क करते हैं ना, तो इस बॉडी पर एनर्जी जो है वो प्रोसीड हो जाती है, इसमें ऊर्जा जो है स्थानांतरित हो जाती है। इस तरह से हम जब ऊर्जा की बात करते हैं तो ये ऊर्जा जो होती है कार्य की माप ही होती है। थोड़ा सा और इस पर बात करेंगे। कार्य क्या होता है? जब भी कोई वस्तु विराम या गतिशील अवस्था में रहती है, मतलब जब भी किसी वस्तु के हम अवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो उस पर हमको बल लगाना पड़ता है, और ये बल का कार्य के रूप में जो डेफिनेशन है वो कार्य क्या होता है? बल गुणे उस बल के द्वारा वस्तु पर उत्पन्न विस्थापन। कार्य की जब अपन बात कर रहे थे तो इसके तमाम जो वेरिएंट्स हैं, इसके जो तमाम डायमेंशंस हैं, उस पर अपन चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ कार्य पर बात नहीं करेंगे ज्यादा। लेकिन चूंकि जो कंपोनेंट्स हैं वर्क के, तो अपन यहाँ ये बताते चले कि जो गतिज ऊर्जा है, चूंकि उसका जो मापन है वो हम कार्य के रूप में ही करते हैं। यानी हम कार्य को जब पढ़ चुके हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणे उत्पन्न विस्थापन। अब देखिए, इस बल को हम कैसे पढ़े हैं? बल वह कारक है जो ऑब्जेक्ट की स्टेट में परिवर्तन करता है या परिवर्तन का प्रयत्न करता है। हम तो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के संदर्भ में इसको कहेंगे बल वह कारक है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। अब पहले गतिज ऊर्जा की बात करते हैं कि ऊर्जा को कैसे रेस्ट और मोशन स्टेट से इसका क्या रिलेशन है। तो जब हम कहते हैं कि गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए इस तरह से, तो कोई भी जो वस्तु है उसकी ऊर्जा को हम कैसे परिभाषित करते हैं, पहले ये देखते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की संपूर्ण क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा वस्तुतः वस्तु में दो तरह से निहित होती है। एक तो वस्तु की स्थिति के कारण, उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और एक वस्तु की गति के कारण जो उस वस्तु में ऊर्जा निहित होती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इस तरह से ये जो ऊर्जा के दोनों स्वरूप हैं वो कुल मिलाकर यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिभाषित होते हैं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको हम दो तरह से पढ़ते हैं। वो क्या होता है? एक वस्तु की स्थिति के रूप में निहित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और वस्तु की गतिज ऊर्जा जो उस वस्तु की गति के कारण होती है। गति को भी हमने पिछले इकाई में और अपन पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। जिनको अगर कहीं कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत हो तो वो पिछले वीडियोस द्विवेदी फिजिक्स के देख लें और चेक कर लें कि कैसे जो है हम ये मोशन में कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसमें हम बस इतना बात करेंगे कि जो वस्तु की गति है या वस्तु की विराम अवस्था है, उसमें जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या वर्क डिफाइन होता है F इंटू एस के रूप में। आज मैं गतिज ऊर्जा के दोनों फॉर्म, जो मैथमेटिकल उसका एक्सप्रेशन है, उसमें जो है दोनों चीजें हमको जानना चाहिए। वो एक ये कि वस्तु जब मोशन स्टेट में रहती है तो फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो रेस्ट स्टेट में आ जाती है, और उसका वर्सेस क्या है कि जब वो
विराम अवस्था में रहती है, रेस्ट स्टेट में रहती है, और फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो गतिशील अवस्था में आती है। और दोनों ही स्थितियों में जो काइनेटिक एनर्जी है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, ये अपन आज बात करने वाले हैं। पहले अपन बात कर लेते हैं बच्चों कि कैसे हम ये काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। तो जैसे कि परिभाषा है ऊर्जा की, किसी वस्तु के कार्य करने की कुल क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और अब माप की बात करें, यानी किसी भी वस्तु की ऊर्जा का मापन वस्तुतः उस बल द्वारा किए गए कार्य के रूप में ही होता है जिसके कारण वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। मतलब वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में आ जाती है, या गतिशील अवस्था में है तो विराम अवस्था में आ जाती है। एक स्थिति की बात करते हैं बच्चों, कैसे वस्तु गतिशील अवस्था में है तो विराम अवस्था में आ जाती है, या कैसे वस्तु विराम अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में आ जाती है। गणितीय व्याख्या के लिए गतिज ऊर्जा का गणितीय व्यंजक निर्मित करने के लिए पहले एक स्थिति की बात करते हैं। मान लेते हैं कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो प्रारंभ में विराम अवस्था में है, अर्थात इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0, और जब हम उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी इस बल के द्वारा हम उस वस्तु में कार्य करते हैं, और इसी कार्य की माप हमको गतिज ऊर्जा के रूप में करनी है, तो यहां लिखेंगे सिर्फ इतना, समझाने के लिए मैंने ये होता है, और लिखेंगे सिर्फ इतना कि जब हम उस वस्तु पर बाह्य बल F आरोपित करते हैं तो मान लेते हैं कि t समय में उसका वेग जो है प्रारंभिक वेग 0 से बढ़कर भी हो जाता है, और इतने ही समय t में वह वस्तु S विस्थापन तय कर लेती है, जिसके कारण उसमें कितना त्वरण उत्पन्न हो जाता है, A त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तब न्यूटन के गति संबंधी नियम से ही ये दूसरा नियम अपन जानते हैं। दूसरे नियम से उस पर जो आरोपित बाह्य बल है, उस बाह्य बल को हम कैसे परिभाषित कर चुके हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब ये बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो त्वरण बराबर बल बटे द्रव्यमान। अब इसमें आप देखिए एक चीज फिर क्लियर कर दो, लिखने के लिए तो हमने ये लिख लिया। आपको ये जानना चाहिए कि वस्तु पहले प्रारंभ में विराम अवस्था में है, जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें मोशन हो रहा है और उसकी एक निश्चित वेलोसिटी फॉर्म हो रही है, और उसके कारण एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। मतलब जो वस्तु पर हमने बल आरोपित किया है उसके कारण वस्तु गतिशील अवस्था में आई है, यानी जो विस्थापन होगा वस्तु में वो बल के कारण होगा। यानी हमने जो विस्थापन तय किया है, यानी वस्तु का जो विस्थापन उत्पन्न हुआ है वो बल की दिशा में है, इसलिए यहाँ त्वरण जो होगा वो धनात्मक होगा। ये बात यहाँ इसलिए सीखनी जरूरी है क्योंकि अभी दूसरे तरह से भी हम इसी गतिज ऊर्जा का व्यंजक निर्मित करके आपको बताएंगे। आपको केवल एक ही तरह से व्यंजक निर्मित करना है जब आपको क्वेश्चन आए, लेकिन समझना दोनों तरह से चाहिए। तो यहाँ एक चीज आपको समझना है कि जब हमने बल आरोपित किया है, गतिशील हुई है वस्तु, उसमें विस्थापन उत्पन्न हुआ है, तो वो बल के कारण हुआ है, और इसलिए उसको ये समझना चाहिए कि बल की दिशा में जो विस्थापन उत्पन्न हुआ है, इस कारण जो लिया गया त्वरण है यहाँ हमें धनात्मक लेना चाहिए। तो ये त्वरण जो है A = F/m इस तरह से हो जाता है। अब हम ये पहले ही कह चुके हैं कि जब हम वस्तु पर बल आरोपित करते हैं, जब हम वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो वस्तु में गति उत्पन्न हो जाती है, और गति संबंधी तमाम जो राशियां हैं वो हमने मान चुका है। तो इसमें अपन ये कहेंगे कि भाई आपको क्या चाहिए, कार्य की माप चाहिए जो गतिज ऊर्जा के रूप में हमको व्यक्त करना है। तो कार्य की माप क्या होती है, बल गुणे उत्पन्न विस्थापन के रूप में। इसलिए हम यहाँ गति का तीसरा समीकरण न्यूटन का यूज करेंगे, और वो होता है न्यूटन का तीसरे नियम से v² = u² + 2as से। अब आपको यहाँ ध्यान में रखना है, लक्ष्य आपका क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ F × S, यानी वर्क डन।
तो इस वर्क डन को कैलकुलेट कर लेंगे, वही हो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। देखिए कैसे करते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में ये v स्क्वायर यानी जब आप बल आरोपित करते हैं तो इस समय में उसका वेग जो है v हो जाता है। प्रारंभ में आप मान चुके हैं कि वस्तु जो है प्रारंभ में विराम अवस्था में है, तो इस तरह से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as जब आपने बल आरोपित किया, बल दूसरे नियम से आप परिभाषित कर चुके हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और उससे आपने त्वरण का जो मान प्राप्त किया है बल बटे द्रव्यमान के रूप में, उसको यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाता है 2 इंटू एफ अपॉन एम इंटू एस, यानी v स्क्वायर इक्वल टू ये 0 होने के कारण आपको मिल गया 2fs। अब आपको यहाँ क्लियर है कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, f इंटू एस की वैल्यू आपको निकालनी है। तो f और s को यहाँ रखे रहिए और इस तरह से एफ एस इज इक्वल टू आ गया 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, यानी बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन यानी किया गया कार्य। तो इस तरह से जो कार्य करने से वस्तु में इतना वेग उत्पन्न हो गया, उसी किए गए कार्य की माप को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इस तरह से k इज इक्वल टू आता है 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। तो ये होता है गतिज ऊर्जा का गणितीय व्यंजक। ये मैंने आपको एक स्थिति बताई बच्चों, कौन सी स्थिति, कि वस्तु प्रारंभ में विराम अवस्था में है, जब आपने बल आरोपित किया, वस्तु विस्थापित हुई, गतिशील हुई, एक वेग उत्पन्न हुआ उसमें, और उसके कारण जो वर्क डन आपने कैलकुलेट किया, और उसी कार्य की माप को हमने क्या कहा कि वो है गतिज ऊर्जा। आपको इतना आंसर लिखना है। अगर प्रश्न आए कि गतिज ऊर्जा क्या है, इसका गणितीय व्यंजक में कीजिए, तो आप इतना इसमें कैलकुलेट कीजिए। मैं यहां आपको दूसरा पक्ष भी इसलिए बताऊंगा क्योंकि जरूरी नहीं है कि वस्तु प्रारंभ में विराम अवस्था में हो और आपने फोर्स अप्लाई किया तो वो गतिशील हो जाए। दूसरा पक्ष भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है? वो पक्ष ये हो सकता है जो कि वस्तु प्रारंभ में गतिशील है और आपने फोर्स अप्लाई किया तो वस्तु जो है कुछ दूर चल और रुक गई। बड़ा सरल सा उदाहरण देखिए कि जैसे मान लीजिए बस चल रही है, आप बैठे हैं, तो बस में जब ब्रेक लगाया जाता है तो बस रुक जाती है। ऐसी स्थिति में भी तो गतिज ऊर्जा उसकी होगी। भाई वस्तु पहले गतिशील है और आपने फोर्स अप्लाई किया। कॉन्सेप्ट आपको वही रखना है कि जब हम वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो विस्थापन और लगाए गए बल का गुणनफल यानी कार्य के रूप में जो हम मापन करते हैं वही गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो इस दशा में भी मैं आपको समझा देता हूं। आपको कोई भी एक स्थिति गणितीय व्यंजक के रूप में डिराइव करना है आंसर के रूप में। अगर हम ये मान लें कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, प्रारंभ में वो भी वेग से गतिशील है। अब उसमें जब आप F बल आरोपित करेंगे, यहां बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप ध्यान दे लीजिए। जब आप बल आरोपित करेंगे, आप ब्रेक लगा रहे हैं बस में, मैं इसीलिए उदाहरण आपको बताया। जब बल आरोपित करते हैं तो मान लीजिए कि t समय में वह s दूरी तय करके और रुक जाती है, यानी उसका जो v फाइनल है वो क्या हो जाता है, यानी फाइनल वेलोसिटी है, ये v इनिशियल है, इससे ये चल रही है। तो ये जो है बस आपकी रुक जाती है, यानी इसमें जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्योंकि बल की विपरीत दिशा में लगाया जा रहा है, इसलिए त्वरण क्या उत्पन्न हो रहा है, उसको हम मंदन कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को। तो ये इस त्वरण के कारण वस्तु के वेग में कमी आती है और वेग अंततः क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तब भी बच्चों जो कार्य का माप है, जो कार्य का मापन है वो गतिज ऊर्जा के रूप में होगा, यानी गतिज ऊर्जा क्या होती है, यहां भी कार्य के माप के रूप में होती है। अगर हम इसमें भी कहें कि न्यूटन के गति का दूसरा नियम, तो हम बल इज इक्वल टू वही द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो ये हो जाएगा वहीं से, यानी ये जो ए आता है आपका वो क्या हो जाता है, माइनस ऑफ एफ अपॉन एम आ जाता है। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि बल की विपरीत दिशा में, बल की वो गति की विपरीत दिशा में बल लगाया गया है, यानी बल ही ऋणात्मक है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इस तरह से इसको आप पढ़ते हैं
ए इक्वल टू माइनस ऑफ एफ अपॉन एम, ऐसा लिख सकते हैं। अब न्यूटन के गति संबंधी तीसरे नियम से आप जानते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2as। अब v क्या है, यहाँ फाइनल v जो है वो 0 हो जाता है, और वस्तु पहले किस वेग से चल रही है, v वेग से चल रही है, तो ये अब ये 2as जो है यहाँ a की जगह आपको रखना है माइनस ऑफ f अपॉन m, और ये आपका s है। तो इस तरह से ये आपको यहां फिर से वही रूप में मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2f s अपॉन m। ये देखिए अब आपको ये बल द्वारा दिए गए कार्य की माप क्या मिलेगी, बल गुणे विस्थापन। तो यही आपका आ जाएगा, या इसको ऐसा कह सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू 2f इंटू s अपॉन m, या ऐसा कह सकते हैं m इंटू v स्क्वायर इज इक्वल टू 2f इंटू s, या आपको क्या ज्ञात करना है, किए गए कार्य की माप ज्ञात करनी है, तो हो जाएगा 1/2m इंटू v स्क्वायर, और इसी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। आप पहले से जब डिफाइन किए हैं तो किसी भी वस्तु के गतिज ऊर्जा की माप वह कार्य के रूप में होती है जो उस वस्तु पर बल लगाने से हमें प्राप्त होती है। तो ये k इज इक्वल टू आ जाता है फिर से वही 1/2m v स्क्वायर। ये मैंने दोनों स्थितियों में इसलिए बताया बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन जो है चतुराई से पूछ दिया गया, और आपसे पूछा गया कि एक वस्तु m द्रव्यमान की है, v वेग से गतिशील है, जब हम उसमें बल आरोपित करते हैं तो एक निश्चित विस्थापन तय करके एक निश्चित समय के बाद वो रुक जाती है। बताइए गतिज ऊर्जा का गणितीय व्यंजक कैसे निर्मित करेंगे। तो मान लीजिए अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो आप तो दोनों तरफ से तैयार हैं भाई, कि प्रारंभ में विराम अवस्था में है तो कैसे गतिशील अवस्था में आ जाएगी, ये अपन निकालेंगे, और कैसे गतिशील अवस्था में है तो वस्तु कैसे विराम अवस्था में आ जाएगी। इस तरह से आपको इसको देख लेना, ठीक। तो ये क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है, गणितीय व्यंजक निर्मित कीजिए, यानी आपको इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंप्लीटली आना चाहिए। कभी कभी बच्चों इसके न्यूमेरिकल कंटेंट्स में आपसे जानकारी चाहिए जाती है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि कैसे न्यूमेरिकल कंटेंट्स आपसे पूछे जाएंगे और आपको उनका आसानी से जवाब कैसे मिलता है। तो पहले इसके जो कंटेंट्स हैं न्यूमेरिकली वो मैं आपको बता दूं। आप देख रहे हैं कि आपने दोनों ही तरीकों से जो गतिज ऊर्जा है उसको आपने प्राप्त किया किस रूप में, गतिज ऊर्जा को आपने प्राप्त किया है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m v स्क्वायर। जब भी बच्चों हमको न्यूमेरिकल यानी कंपटीशन व्यू से क्वेश्चन आने हो या हमको उसका आंसर करना हो उसका, तो इसको देखना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है। बड़ा सरल ही कॉन्सेप्ट है ये काइनेटिक एनर्जी में। इसमें दो चीजें हैं, m और v। आप देख सकते हैं इसमें कि इस सूत्र से कि k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, यानी अगर दो वस्तुओं के काइनेटिक एनर्जी की आपको कंपैरिजन करनी हो तो इसको ऐसा कर सकते हैं k1/k2 इज इक्वल टू m1/m2। एक ये इसका हो सकता है, ठीक है। दूसरा इसका वेलोसिटी हो सकता है, मतलब एक ही वस्तु है यानी मॉस इज कांस्टेंट हियर, तो एक ही वस्तु है उसका वेग बदल रहा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी से उसका क्या रिलेशन होगा, इसको देख सकते हैं कि k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। इसका मतलब है कि इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि k1/k2 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। इसको ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कोई वस्तु इतने वेग से चल रही है, अगर उसका वेग इतना गुना हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गुनी हो जाएगी, या काइनेटिक एनर्जी उसकी इतनी है और अगर काइनेटिक एनर्जी इसकी उतनी गुनी हो जाए तो उसके वेलोसिटी में क्या चेंज आ जाएगा। या दो अलग अलग वस्तुएं हैं, उनके द्रव्यमानों का अनुपात इतना है तो काइनेटिक एनर्जी का क्या रेशियो होगा। एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे इसके सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे आपका जैसे एप्लीकेशन है न्यूमेरिकल। पहला प्रश्न आप इस तरह से लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी का जो पहला क्वेश्चन है इस तरह से अपन लिख लेते हैं। ये लिखिए, मैं एक क्वेश्चन आपको बोल रहा हूं, वो क्वेश्चन है कि एक 10 किलोग्राम
10 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई जो पिंड है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड है, वह 5 मीटर प्रति सेकंड 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है। बताइए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब देखिए प्रश्न फिर से सुन लीजिए। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक दृढ़ पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब आप जब इसको लगाएंगे, वेरी सिंपल, ये दिया हुआ कि दिया है m इज इक्वल टू 10 kg एंड v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। तो आपको काइनेटिक एनर्जी मालूम है, फार्मूला क्या होता है इसका, k इज इक्वल टू 1/2m इंटू वी स्क्वायर। ये इसको लग लीजिए। तो 1/2m कितना है, 10 वी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 1/2 10 इंटू ये 25 और ये हो गया 2 पंचे 10, तो 25 पंचे 125। अब यहां पर ऐसा लगता है कि ये खाली खाली, जब भी कोई भौतिक राशि आपको पढ़ना हो तो शुरू से हम बताते आ रहे हैं कि उसकी दो चीजें तो आप रट लीजिए। एक क्या, एक उसका एसआई मात्रक और दूसरा उसका डायमेंशन था। तो इस सवाल से आपको यह भी याद आया कि काइनेटिक एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वह कार्य की माप होती है। जाहिर है कार्य का भी जो एसआई मात्रा है वो जूल होता है। यहां एक चीज और, जिस तरह से कार्य अदिश राशि है ठीक उसी तरह से गतिज ऊर्जा भी अदिश राशि होती है। विमीय सूत्र की भी बात कर ही लेते हैं। कार्य के रूप में गतिज ऊर्जा का मापन होता है। इसमें कार्य का जो विमीय सूत्र है वो mLT/2 होता है। S विस्थापन है, इसका विमीय सूत्र L होता है। आप देख सकते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है उसका भी विमीय सूत्र कार्य की भांति mL2T/2 हो जाता है। तो इस तरह से ये छोटा सा क्वेश्चन आपको द्रव्यमान दिया हुआ है और आपको काइनेटिक एनर्जी पहले से दी हुई है और सिर्फ ये आपका वेग दिया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें वेरिएट करते हैं कि इन तीनों चीजों में कोई अलग से दो चीजें दी हुई हैं और इस तरह से एक दो सवाल और आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता देता हूं। का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, वह उसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल है। 10 जूल है। बताइए कि पिंड की चाल क्या होगी। बताइए पिंड की चाल क्या होगी। इस तरह से सरल सवाल आपको एकदम लगाना है। देखिए इसमें दिया है m दिया है, सोल्यूशन की अगर बात करें इसमें दिया है पिंड का जो द्रव्यमान है m=10 kg और पिंड की काइनेटिक एनर्जी है वो दी है 10 जूल। अब आपको सूत्र मालूम है काइनेटिक एनर्जी, फार्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, K होता है 1/2m v स्क्वायर। अब इसमें जो दिया है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, जो नहीं दिया है उसकी वैल्यू आपके पास अपने आप आ जाएगी। देखिए आपको वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट याद करना है। इसमें काइनेटिक एनर्जी दी है 10 जूल और ये हो गया 1/2। m कितना दिया हुआ है, ये भी 10 किलोग्राम दिया हुआ है और आपको v की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहां से ये 10 और 10 कट जाते हैं, यानी आपको v स्क्वायर हो जाएगा इतना, v इक्वल टू इतना हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू 2। तो इससे क्या हो जाएगा, v
v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2, और फिर से हम कहेंगे कि आपको v की जो SI यूनिट है वो मालूम होनी चाहिए। तो इस तरह से v इज इक्वल टू आ जाता है रूट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल जो है वो काइनेटिक एनर्जी से संबंधित लगा सकते हैं। बच्चों, एक और सवाल की अपन बात कर लेते हैं यहाँ, जो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के कंपैरिजन की बात करता है। वो सवाल लिखिए, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाला एक पिंड जिसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल है, यदि पिंड का वेग, यदि पिंड की गतिज ऊर्जा बढ़ा करके 90 जूल कर दी जाती है। कितनी जूल कर दी जाती है? यदि पिंड की गतिज ऊर्जा बढ़ा करके 90 जूल कर दी जाती है तो उसका वेग क्या हो जाएगा? अब देखिए, आपको जो प्रश्न मिला है वो है काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी में कंपैरिजन का है। अब फिर से सवाल एक बार मैं दोहरा रहा हूं, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक पिंड चल रहा है, जबकि उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है? 10 जूल है। ठीक। अब यदि हम इस पिंड की गतिज ऊर्जा को बढ़ा करके 90 जूल कर देते हैं, 90 जूल कर देते हैं, तो उस पिंड का वेग क्या हो जाएगा? देखिए, जब अपन बात कर रहे थे कि गतिज ऊर्जा में क्या चीजें हैं, तो k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और दूसरा पढ़े थे k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। इसमें अपन देखे थे कि k1 अपान k2 जो है v1 स्क्वायर अपान v2 स्क्वायर, इस तरह से एक रिलेशन प्राप्त होता है। मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे जो है एक पिंड दिया है उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है तो वेलोसिटी कैसे उसका रिलेट होता है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो आप बाकायदे लिखेंगे कि दिया है कि v1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, k1 इज इक्वल टू 10, k1 इज इक्वल टू कितना 10, और k2 इज इक्वल टू, यानी आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है पिंड की वो बढ़ा दी गई है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? v2 ज्ञात करना है। तो आप यहां सीधे लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि k1 अपान k2 का जो v1 अपान v2 से रिलेशन है वो इस तरह से होता है। अब आपको वैल्यूज जो दी है उसको रख दीजिए, तो जो नहीं दिया है वो अपने आप मिल जाएगा। k1 अपान k2, k1 10 दिया है और ये दिया है 90, तो ये बराबर हो जाएगा v1 अपान v2। अब v1 कितना है? v1 है आपका 10 मीटर पर सेकंड, v2 आपको ज्ञात करना है। तो ये हो गया इस तरह से। बस 10 और 90 में किया जाएगा 1/9 और बराबर हो जाएगा 10/v2 का स्क्वायर। अब इसको और थोड़ा सा आगे लीजिए, तो 1/9 को हम लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10/v2 का स्क्वायर। देखिए, बोथ साइड्स क्या है? स्क्वायर वैल्यूज है, तो इनको आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल लीजिए, तो यहां से हो जाएगा 1/3 और यहां से हो जाएगा 10/v2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो v2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10×30 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से जब काइनेटिक एनर्जी आपकी 9 गुना बढ़ जाती है, 10 जूल थी 90 जूल हो गई, 9 गुना काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, तब आपका वेग कितना बढ़ जाता है? 3 गुना हो जाता है। 10 मीटर से
30 मीटर हो जाता है। इसका उल्टा भी आ सकता है, मतलब यदि वेग जो है 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ा करके और 20 मीटर पर सेकंड कर दिया जाए, 30 मीटर पर सेकंड कर दिया जाए, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल से कितनी हो जाएगी। इस तरह से भी हम क्वेश्चन करने के लिए तैयार है ना। एक होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं। एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड है जिसका प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है और गतिज ऊर्जा 10 जूल है। यदि पिंड का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यह आपका होमवर्क। तो इस तरह से बच्चों आप गतिज ऊर्जा क्या है, गणितीय व्यंजक उसका क्या आता है और उससे संबंधित जो छोटे छोटे सवाल हैं वो अपन देख लेते हैं। ठीक इससे संबंधित एक और अवधारणा आपसे पूछी जाती है, इसलिए उसको हम यही पढ़ेंगे। वो होता है कि गतिज ऊर्जा का संवेग से क्या संबंध है, क्योंकि गतिज ऊर्जा और वेग ये इस तरह से रिलेट हो गए। अब गतिज ऊर्जा में संवेग की क्या भूमिका होती है, ये गतिज ऊर्जा का संवेग से क्या रिलेशन होता है, आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में संबंध ज्ञात करना इस लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गतिज ऊर्जा की व्याख्या भी हम कर चुके हैं और किसी गतिशील वस्तु के लिए रेखीय संवेग की अवधारणा से भी हम परिचित हैं। अब इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो पहले इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, मतलब रिलेशन बिटवीन लिनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस पर बात कर लेते हैं। फिर से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसका थोड़ा सा आपको एक उदाहरण के रूप में एक झलक आपको दिखाएंगे, ताकि कॉन्सेप्ट में आपको आपका कॉन्फिडेंस जो है क्लियर हो। इसके लिए हम मान लीजिए थोड़ा सा छोटा सा 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में संबंध की गणितीय विवेचना की। तो आपको इस तरह से बताना है कि मान लेते हैं कि m द्रव्यमान का कोई दृढ़ पिंड है जो भी वेग से गतिशील। अब देखिए यहां आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी है तो वो गतिशील है, मोमेंटम है तो वो गतिशील है, v वेलोसिटी है, m द्रव्यमान है, मतलब एक दृढ़ पिंड आपने माना कि दैट इज इन मोशन स्टेट। तो आपको इस तरह से मान लेना है कि m द्रव्यमान का कोई दृढ़ पिंड है, वो भी वेग से गतिशील है। तब दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, आपने दोनों को डिराइव कर चुका है। तब परिभाषा से, इसीलिए यहां शब्द आया है, टर्म जो है परिभाषा से, मतलब वी विल नो, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इट। तो इसको हम कह सकते हैं कि परिभाषा से जो दृढ़ पिंड या वस्तु है उसका रेखीय संवेग जो होगा P = m × v, या ऐसा कह सकते हैं कि V = P/m। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो 2 पॉइंट्स हैं, उसमें या तो m = P/v कर दीजिए तो m की वैल्यू रख देंगे, या V = P/m कर देंगे तो उसकी वैल्यू रख देंगे। एवं परिभाषा से ये भी है, एवं हम ये भी जानते हैं कि जो पिंड की गतिज ऊर्जा होती है K = 1/2 mv² होती है। अब इसमें आपने देखिए चतुराई से ये P = mv से V = P/m जब रख लिया है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 1/2 m × P/m का स्क्वायर। अब P/m का स्क्वायर मतलब P का भी स्क्वायर और m का भी स्क्वायर। जब उसका 1/2 m से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये m ऊपर से एक बार और m नीचे से भी एक बार कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी ऊपर बचेगा सिर्फ P² और नीचे बचेगा 2m। तो इस तरह से K = क्या हो जाता है P² 2m, या इसको आगे आप ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे K का डायरेक्ट इससे रिलेशन करना है तो इसको K के P से जो रिलेशन है स्क्वायर के रूप में है। इसका वर्सेस क्या है कि इसको कह सकते हैं कि P² = 2m × K, यानी P = आप लिख सकते हैं √2m × अब इन दोनों से देखिए एक चीज जो आपको रिलेशन की व्याख्या करनी है, रिलेशन की व्याख्या करनी है, मतलब किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा और
उसके रेखीय संवेग में संबंध की जो व्याख्या करनी है, तो यहाँ पर उनमें क्या टर्म्स जो है रिलेट करती हैं, उसको आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकली इसको अपन अप्लाई करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, यानी K1 अपान K2 इज इक्वल टू P1 अपान P2 का होल स्क्वायर। इसका उल्टा ऐसा भी कह सकते हैं कि P1 स्क्वायर अपान P2 स्क्वायर इज इक्वल टू K1 अपान K2, या ऐसा कह सकते हैं P1 अपान P2 इज इक्वल टू रूट ऑफ K1 अपान K2। तो ये दोनों स्वरूप आपको न्यूमेरिकली लिख सकते हैं। दूसरा स्वरूप आप इसको भी तैयार कर लीजिए, क्या कि जैसे K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान, यानी K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान m का मतलब ये होगा कि K1 अपान K2 इज इक्वल टू M2 अपान M1। तो इसको भी हमको तैयार कर लेना चाहिए, इसका क्वेश्चन भी आपसे परीक्षा में आ सकता है। दूसरा, P का M से क्या रिलेशन है, जैसे यहां हमारा P से ये P इज इक्वल टू रूट ऑफ 2m, तो इसको हम कह सकते हैं कि P स्क्वायर इज इक्वल टू 2m हो जाएगा। तो P1 स्क्वायर अपान P2 स्क्वायर इज इक्वल टू M1 अपान M, ऐसा भी आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको परीक्षा में आ सकते हैं। आइए 2-3 सरल क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं। एक तो ये, जैसे आपको सूत्र मिल गए, एक सूत्र ये मिल गया P इज इक्वल टू रूट ऑफ 2m, दूसरा सूत्र आपको मिल गया ये K1 अपान K2 इज इक्वल टू रूट ऑफ यानी P1 स्क्वायर अपान P2 स्क्वायर, ऐसा मिल गया। या इसका K1 अपान K2 इज इक्वल टू K1 अपान K2 इज इक्वल टू M1 अपान M2 अपान M1, इस तरह से आप चलिए इन जो रिलेशन है इनमें 2-3 वेरिएशन के छोटे छोटे सवाल अपन लगा लेते हैं। एक सवाल तो मतलब पहले फार्मूला पर इस तरह से आप क्वेश्चन लिख लीजिए, 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक द्रव्यपिंड, 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक द्रव्यपिंड जिसकी गतिज ऊर्जा 500 जूल है, उसका रेखीय संवेग क्या होगा, या 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा 500 जूल है, उसका रेखीय संवेग क्या कीजिए। आपको दिया है कि m इज इक्वल टू 10 kg और काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है, इस तरह से कीजिए। तो फार्मूला जो है, फार्मूला है आपका P इज इक्वल टू रूट ऑफ 2mk, आपको केवल वैल्यू रख देनी है। किस तरह से, m की वैल्यू कितनी है 10 किलोग्राम और ये कितना है 500 जी। तो इस तरह से 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 10 ये और 3 शून्य ये, तो इस तरह से 2 शून्य 2 शून्य, तो इस तरह से ये कितना हो गया 100। तो P इज इक्वल टू कितना हो गया 100 और किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से मतलब आप सवाल देखकर घबराने की बजाय क्या करें, आपका जो कॉन्सेप्ट है उसके प्रति आप कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे। मतलब इस तरह से छोटे छोटे सवाल जब आप लगाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, और फिजिक्स के बारे में जो भ्रांति है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अपन को नहीं लगाना है, उससे भी आपकी संगति होने लगती है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक और दूसरा क्वेश्चन अपन यहीं से लेते हैं, जैसे K1 अपान K2 इज इक्वल टू P1 अपान P2 का होल स्क्वायर। अगर ये कहें कि
दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, 10 जूल गतिज ऊर्जा वाले किसी दृढ़ पिंड का रेखी संवेग 5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। यदि दृढ़ पिंड की गतिज ऊर्जा 2 गुनी कर दी जाए, यदि दृढ़ पिंड की गतिज ऊर्जा 2 गुनी कर दी जाए तो उसका रेखी संवेग क्या होगा? आइए अब इसको हल कैसे करें? दिया है दृढ़ पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जिसको हम K1 कहेंगे, वो K1 इक्वल टू दिया है 10 जूल। रेखी संवेग यानी P1 इसको आप कह सकते हैं, तो Pn इज गिवन 5 kg मीटर पर सेकंड। अब आपको दिया है कि गतिज ऊर्जा बढ़ा करके 2 गुनी कर दी गई, यानी K2 इज इक्वल टू, तो रेखी संवेग कितना हो जाएगा? यानी आपको P2 की वैल्यू फाइंड करनी। आपको फार्मूला मालूम है, K1 अपान K2 इक्वल टू होता है P1 अपान P2 का होल स्क्वायर। तो K1 अपान K2 सूत्र आपका क्या है? K1 अपान K2 इज इक्वल टू P1 अपान P2 का होल स्क्वायर। K1 कितना है आपका? 10 है। K2 कितना है? 20 है। P1 कितना है आपका? 5 है। और P2 आपको फाइंड करना है। तो ये कितना हो गया? 1 अपान 2 इज इक्वल टू 5 अपान P2 का होल स्क्वायर। यानी 1 अपान 2 आपके पास कितना है? 1 अपान 2 इज इक्वल टू बटे P2 का होल स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा? P2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 50, और इस तरह से P2 इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ 50, यानी 50 5 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप आसानी से ये सवाल आप लगा सकते हैं। मतलब काइनेटिक एनर्जी को डबल करना है, हाफ करना है, 4 टाइम करना है, तो उसका उसके कंपैरेटिव जो रेखी संवेग है वो कैसे और कितना परिवर्तित हो जाता है, ये भी आप आसानी से लगा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों या रेखी संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंधों का जो गणितीय विवेचन इस तरह से कर सकते हैं। एक और छोटा सा सवाल अपन लगाते हैं जो काइनेटिक एनर्जी के मास के प्रति जो कंपैरिजन को एक्सप्रेस करता है, रिलेशन को दर्शाता है। उसमें अगर हम ये कहें कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक दृढ़ पिंड की जो गतिज ऊर्जा है वो है 10 जूल। तो बताइए कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? यानी आपको दिया है, जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन क्या है? M1 इज इक्वल टू 10 kg, M2 इज इक्वल टू 20 kg, K1 इज इक्वल टू 10 kg, तो K2 इज इक्वल टू आपको, अब आपको सूत्र मालूम है। सूत्र क्या होता है? K1 अपान K2 इज इक्वल टू होता है M2 अपान M1। यहां आपको ध्यान रखना, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो K1 अपान K2 आपको 10 बटे आपको ज्ञात करना है, और ये है आपका 10 बटे 20। यहां से देखिए ये 10 बटे K2 आराम से कितना आ जाएगा? ये 1 बटे 2 हो जाएगा। तो K2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? K2 इज इक्वल टू 10 दूनी 20 जूल। ये कितनी हो जाएगी? 20 जूल हो जाएगी। इस तरह से नहीं, उल्टा हो गया, देखिए गलत हो गया, उल्टा कर दिया भैया, सीधा
M2 क्या है? M2 आपका 20 किलोग्राम है। ये क्या है? 20 किलोग्राम। और ये क्या है? 10 किलोग्राम। तो ये क्या हो जाएगा? इस तरह से। तो अब यहां से 10 अपान K2, 10 अपान K2 इज इक्वल टू है 2 अपान 1। तो K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K2 इज इक्वल टू 10 अपान 2 यानी 5 जूल हो जाएगा। यानी जब द्रव्यमान दोगुना हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? आधी हो गई। यही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, तो इस तरह से आप काइनेटिक एनर्जी का मॉस रिलेशन भी मैथमेटिकली डिराइव कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से अगर द्रव्यमान पिंड का बढ़ रहा है तो गति जो है उसकी कैसे घट जाती है ये भी आप दिखा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा जो कार्टून था वो था कि गति ऊर्जा क्या होती है, गणितीय विवेचना कैसे करते हैं उसकी, और काइनेटिक एनर्जी का रेखीय संवेग से क्या संबंध है, उस पर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कैसे अपन सॉल्व करते हैं। और आगे अपन कार्य ऊर्जा प्रमेय की बात करेंगे। तो बने रहिए द्विवेदी फिजिक्स यूट्यूब चैनल के साथ और देखते रहिए फिजिक्स की सभी अवधारणाएं। थैंक यू।